नमस्कार। सतीश झा शो में आपका स्वागत है। कल राहुल गांधी की पेशी हुई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने। उसे हम ईडी कहते हैं। अब वो कैसा डिस्फंक्शन सरकार का है वो आप जान लीजिए, लेकिन जब 10 घंटे की पूछताछ के बाद उनको बीच में खाने का मौका दिया गया, जब राहुल गांधी 10 से 11 बजे रात को वहाँ से निकले तो उन्होंने कहा कि उसी तर्ज पे जिस तरह मोदी ने पंजाब की पिछली सरकार पर आरोप लगाया था कि उनसे कह देना मैं जिंदा निकल आया, उस अंदाज पे राहुल गांधी ने कहा उनसे अडानी के नौकर से कह देना राहुल आया था। तो राजनीति की बहस अब इस स्तर पे आ गई है कि हम सब लोग तथ्यों को छोड़ करके अब कोशिश कर रहे हैं जनता को समझाने के लिए किस भाषा, निचली से निचली भाषा तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री अडानी का नौकर कहलाता है। उस हिसाब से देखिए, जो ये कहना कि उनसे कह देना मैं जिंदा निकल आया, अपने आप में बहुत बड़ी अतिशयोक्ति थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो हर चीज़ को तूल देने की जो बात है वो भाजपा करती है, और कांग्रेस ऐसी स्थिति में है कि उसे ढूंढना पड़ता है किस तरह से अपना संदेश लोगों को दे कि लोग बात समझ सकें। तो अडानी के नौकर ने ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया पहली कि श्रीलंका में प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप है कि उन्होंने खुद दबाव डाला कि 500 मेगावाट का एक बिजली बनाने का प्लांट अडानी को दिया जाए। और जब वो पूछताछ में ये बात कही गई, पुराने मंत्री ने कही, उसके ऊपर चूंकि आजकल श्रीलंका की स्थिति काफ़ी ख़राब है तो उस पर दबाव पड़ा, तो उन्होंने फिर उसमें आगे पीछे करना शुरू किया। लेकिन बात तो निकल आई कि भारत के प्रधानमंत्री ने श्रीलंका सरकार से ये कहा कि आप 500 मेगावाट का पावर प्लांट अडानी को दीजिए। अब वो दूसरी बात उस बाद में आऊँगा, लेकिन एक बात ये साफ है कि हमारे प्रधानमंत्री पर आरोप है कि वो श्रीलंका में अडानी के लिए बेचते हैं और फ्रांस में अंबानी के लिए बेच रहे थे। और आप लोग जानते हैं, सब लोग कह रहे हैं ये आदमी, ये इंसान, जो सरकार है डबल ए सरकार है, डबल इंजन हो ना हो, डबल ए सरकार ज़रूर है, ये सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम करती है, ऐसा आरोप लगा है इनके ऊपर। लेकिन जो कल हुआ, जो ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बुलाया, और सोनिया गांधी इसलिए नहीं गई क्योंकि उनको कोविड हो गया, और राहुल गांधी ने कहा कि हम आएंगे, वो पहुँचे। 10 घंटे। लोग कहते हैं कि ईडी में पूछताछ ज़्यादा नहीं होती, जो बड़े लोग इस तरह के हैं जिनको सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है कि सरकार उससे नाराज़ है, उनको दिखाना चाहती है, कुछ अपना रौब झाड़ना चाहती है, तो उनके ऊपर उनके साथ पूछताछ कैसे होती है। तो मैंने कुछ जो पुराने जो अफसर वगैरह हैं जो कि ईडी के हेड रह चुके हैं, जो कि भारत के सचिव वगैरह, पुराने लोगों से पूछा क्या करते हैं आप लोग, तो उनकी मजबूरियाँ हैं, करेंगे क्या। लेकिन जब बात आती है किसी भी चाहे बड़े मंत्री की या अफसर की, तो वो उनके ऊपर जो बताया गया मुझे उस हिसाब से उनको एक काफ़ी रोशनी वाले कमरे में डाल देते हैं, और उनके सामने जो पूछताछ करने वाला होता है वो थोड़ी देर बैठता है, वो बदलता रहता है, लेकिन ये नहीं बदलते, इनको सोने दिया नहीं जाता। इस तरह से पूछताछ होती है, और वो उम्मीद करते हैं एक ये अपने आप में टॉर्चर का तरीका है, और अंत में लोग बड़बड़ाने लगते हैं, कुछ ना कुछ कह जाते हैं जिसको लेकर के वो केस बनाते रहते हैं। यानी कि ये अपने आप में एक किसी को प्रताड़ित करने का ढांचा बना दिया गया है। और मैंने देखा कई बार कई अफसरों ने, जो कि सिविल सर्विस के अफसर थे IAS के, वो उन्होंने कहा कि जब उनसे बात करती है ईडी वगैरह तो उसमें शारीरिक बल का भी प्रयोग किया जाता है इन लोगों के ऊपर भी। अभी आपने और भी एक छवि देखी, जिनको आपने गिरफ्तार कर लिया उनको आप मारने की क्या ज़रूरत है, लेकिन उस पर बीजेपी के प्रवक्ता ने उसको भी कहा कि अगर किसी ने ऐसा किया है तो हम उसको मारेंगे, डंडे मारेंगे। तो यानी कि सरकार में व्यवस्था, कानून और नियम और जनतंत्र की बात को छोड़ करके डंडे मारने, अपना बल दिखाने की बातें हो रही हैं। जब पॉलिटिकल जो हमारी बहस होती है, बातचीत होती है, उसमें एक दूसरे पर बल दिखाने की बात नहीं होती है, एक उसको डंडा मारने की बात नहीं होती। वो अपनी बातचीत की बात है, अपनी बात आप लोगों तक कैसे ले जाएं उसकी बात होती है। लेकिन वो दूसरी सरकारों में हुआ करता था, भाजपा के समय ये सब बंद हो गया है। तो अब एनसीपी के नवाब मलिक मंत्री थे, अनिल देशमुख गृह मंत्री थे, उनको ईडी ने जेल में डाल रखा है। और अब आपके सत्येंद्र जैन क्या हैं,
उनके 70 से ज़्यादा मामले पे ईडी या सीबीआई ने जांच की है और सब में बहुत बरी होते चले गए हैं पिछले 8-9 सालों में। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है, उसके लिए हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इस सरकार में भाजपा अपने आप में हर पाप का गंगोता भी है, यानी कि स्रोत भी है, और गंगोत्री भी है इस तरह से कि उसमें आप जाके धुल जाते हो। तो हिमंता बिस्वा शर्मा धुल गए, तमाम जो वहाँ के थे सोहेल अधिकारी बंगाल के, वो भी धुल गए। उन सब के ऊपर ईडी के चार्जेस थे, सीबीआई के चार्जेस थे, वो सब धुल जाते हैं जैसे वही भाजपा में आते हैं। तो भाजपा कहती है कि हम ही पार्टी ऐसी है, हमारे पास रहोगे तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, हमसे छोड़ के जाओगे तो पापी कहलाओगे। ठीक है, पापी कहलाएंगे, लेकिन आप उसको पापी कह के फिर उसका दंड कैसे दोगे? आप सरकार हो, आप सरकार का एक हिस्सा हो, प्रशासन हो। सरकार जो हमारा है, जो स्टेट है, जो राज्य हमारा है, उसके कई अंग और भी हैं, उस पर न्यायपालिका भी है। तो आप तो कार्यपालिका हो, एक न्यायपालिका भी है। मीडिया से हमें उम्मीद खत्म हो चुकी है। मीडिया ने अपने आप को बधिया कर दिया है। उन्हें तय कर रखा है कि हम जो अब तक परिभाषा थी मीडिया की, वो हम उसके हिसाब से नहीं जिएंगे। हम सिर्फ भारत सरकार में जो अभी आज की सरकार है, कल वाली की पता नहीं, उसका हम भोंपू हैं, उसका हम प्रचार तंत्र हैं। तो ये लड़ाई जो है वो बराबरी की लड़ाई नहीं है। पक्ष में सरकार है, ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है और मीडिया भी है। विपक्ष में बटा हुआ विपक्ष है। अगर पक्ष और विपक्ष बराबर विपक्ष एकजुट हो जाए तो सरकार से बड़ा हो जाता है, लेकिन एकजुट नहीं हो पा रहा है। जब तक एकजुट नहीं होगा, सरकार इस तरह गलतियां करती रहेगी। ये ज़बरदस्ती है। तो जो उन्होंने ज़बरदस्ती की है अभी, उस हिसाब से देखिए, राहुल गांधी को 10 घंटे उससे बात की। क्या बात करोगे आप 10 घंटे एक ऐसे मामले में जो पहले बंद हो चुका था, कई बार उस पर चर्चा हो चुकी है। मामला क्या है? नेशनल हेराल्ड का है। उसमें कोई कायदे से देखे, जब पैसे की लेन देन हुई ही नहीं है, सारी बातें कागजी हैं, सारी बातें रिस्ट्रक्चरिंग की हैं। अगर जिस आधार पर नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा है, उस आधार पर अगर जांच की जाए तो कोई भी व्यापार हिंदुस्तान में चल नहीं सकता। हर कंपनी ने जो नेशनल हेराल्ड ने किया है, उस तरह के काम कई बार, कितनी बार किए होंगे, क्योंकि वो ढांचे के हिसाब से काम होता है। जो हमारा जो कॉर्पोरेट भारत सरकार ने जो नियम बनाए हैं कॉर्पोरेट ढांचे को बदलने के लिए, जो भी उसके व्यापार के नियम हैं उसके तहत करने के लिए जो भी अलाउड है। आप ये मान लीजिए, सारे काम जो इस तरह के होते हैं वकीलों के कहने पे होते हैं। वकील कहते हैं कि काम ठीक है। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी हैं। तो जब वो बात वकीलों के लड़ने की है और आप कचहरी जाइए, होने दीजिए। उसमें ईडी के नाम की कोई जगह ही नहीं है। तो उसको ईडी को बीच में डाल। ईडी का मतलब क्या है कि हुआ है, एक दानव है जो आपको डराता है, जो आपके साथ इस तरह पेश आ सकता है, जो कुछ गैर मानवीय है, जो बिल्कुल जो एक मान लीजिए एक आप कल्सेशन या बुलडॉग की तरह का एक बना रखा है आपने, जिसमें कि जो सारे नियम हैं उस तरह के वो ताक पे रख दिए जाते हैं। अब अगर एक पार्टी दुरुपयोग करेगी तो अगली पार्टी शासन दोबारा आएगी, वो भी करेगी। तो आप एक ऐसा बना रहे हो माहौल कि राज्य में जो पार्टी सत्ता में हो वो इन नियमों का दुरुपयोग कर सके। अब ये डिपेंड करता है कि जो हमारा नेता कैसा है। हर आदमी, उसके पास ऑप्शंस वही होते हैं, लेकिन उसका जो फैसला होता है उसके इस्तेमाल करने का अलग अलग होता है। कुछ लोग थोड़ा सा नर्म होते हैं, कुछ लोग थोड़ा गर्म होते हैं, कुछ लोग गुंडागर्दी उतर आते हैं। तो ये सरकार लगता है सब मिला करके कि नर्म तो जाहिर नहीं है। इसे हम सरकारी आतंकवाद कह सकते हैं। तो सरकार के पास काफ़ी ताकत है, किसी को भी आतंकित कर सकती है। किसी भी नागरिक को ले ले। कानून किताब इतनी मोटी है, पता ही नहीं लगता हमें कब कौन सा पन्ना हमारे ऊपर लागू हो रहा है। तो जब समाज ऐसा बन जाता है कि जब पता ही नहीं है कि कब कौन सा पन्ना हमारे ऊपर लागू हो रहा है, कानून का कौन सा अनुच्छेद हम पे लागू, तो हर आदमी किसी को भी आप तंग कर सकते। लेकिन राज्य का उसकी पहली जिम्मेदारी है हर नागरिक का सम्मान करे और उसको आज़ादी से देने की पूरी व्यवस्था बनाए। उसकी जिम्मेदारी है कि ऐसा होता रहे, ये माहौल ऐसा बना रहे, किसी में डर ना हो। जब डर नहीं हो तब लोग क्रिएटिव होते हैं, तब लोग सोचते हैं आगे बढ़ने की। अगर आपने पूरे देश को डर के माहौल से जकड़ दिया है तो आप राज्य क्या करोगे, राष्ट्र का क्या भला करोगे, लोगों क्या भला करोगे। तो जो अभी स्थिति ये है कि आपके 70 से ज़्यादा जो केस हुए थे
ईडी सीबीआई वगैरह, उस सब में लोग बरी हो गए। अगर आप 70 बार फेल हो चुके हो तो आप 71 बार कोशिश करो पढ़ने की, अब लगता है कि आपके इरादे नेक नहीं हैं। तो भाजपा का राहुल गांधी पर और सोनिया गांधी पर जो बार है नेशनल हेराल्ड पे, ये भले सुब्रमण्यम स्वामी ऐसे आदमी ने शुरू किया हो, उसमें ये केस खारिज हो चुका है। एक खारिज केस को जिंदा रखना आप रख सकते हैं सरकार, लेकिन फिर ये दिखता है कि आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप किसी बात को पूरी व्यवस्था के हिसाब से चलने दें। आप अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो अभी स्थिति यह है कि आज फिर राहुल गांधी वहाँ जाएंगे, उस पर सोनिया गांधी जाएंगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये सारी तैयारी लगता है कि 2024 के चुनाव की शुरू हो गई है। हम लोग सोच रहे थे कि चूँकि राष्ट्रपति के चुनाव हैं तो सरकार शायद ऐसी बेवकूफ़ियाँ नहीं करेगी, लेकिन उन्हें विपक्ष को तंग करने की और प्रताड़ित करने की और उसके ऊपर जबरदस्ती करने की जो आदत बन गई है वो जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो अभी जो सिलसिला ये है बहुत साफ है कि कांग्रेस जो मुख्य विपक्ष है उसके ऊपर जितने भी आरोप लग सकते करो। आज की तारीख में अगर आप देखें तो जो तमाम विपक्ष के जो मुख्यमंत्री हैं उन सब के सामने जो सबसे बड़े चेहरे हैं वो राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी। इन पर तरह तरह के मुकदमे या तरह तरह के आरोप लगते रहेंगे और ईडी सीबीआई जो भी इनके पास इनकम टैक्स जो भी तंत्र वगैरह हैं उसका दुरुपयोग होता रहेगा, ये आप जान लीजिए। और ये हो रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। अब भाजपा के जो लोग हैं वो मानते हैं कि ये सब ठीक है। अब जब उनकी बारी बाद में आएगी वो देखा जाएगा, लेकिन कांग्रेस कभी भी इस तरह से काम नहीं कर पाई इमरजेंसी के अलावा जो उन्होंने किया था। और उस इमरजेंसी को लेकर के कांग्रेस का जो 150 साल का इतिहास है उस पर ऐसी कालिख पुती है कि जो उतरती नहीं है। अब वही कालिख भाजपा अपने ऊपर लगा रही है। उन्होंने तो एक बार गलती कर दी थी और माने चाहे न माने अंदर उनमें उसका एक पश्चाताप है। जो उन्होंने किया बाहर मानना आसान नहीं होता, लेकिन भाजपा जानबूझ के अपने ऊपर कालिख नहीं पोत रही है, वो कालिख में नहाने की कोशिश कर रही है। जब निकलेगी तो सिर्फ काली काली दिखेगी। इसलिए अब तक 8 साल में जो सरकार ने काम किए हैं उस पर एक के बाद एक सिर्फ ये है कि दावे बहुत ज़्यादा होते हैं, काम कुछ होता नहीं है और कोशिश सारी हाइप बनाने की है, दावे करने की है, काम की नहीं है। और हम आपसे जिस तरह मुद्दे सरकार कहेगी हम उन सब पर बैठ के कह सकते हैं कि कैसे ये काम नहीं है और उसकी बात कर सकते हैं, लेकिन तो ये आप काम नहीं कर रहे, दावे कर रहे हैं और वार कर रहे हैं। काम नहीं, दावा ज़्यादा, वार बहुत, ये आपका एक समीकरण बन गया है। तो जो वार आपने किया है अभी, ईडी अगर कायदे से काम करता तो ये मामला उठता ही नहीं। आपने देश में आपने देश को उलझा दिया। इसमें क्या है, तरह तरह जो है कांग्रेस पार्टी अभी भी कमज़ोर है, क्योंकि अगर उसकी पार्टी कल देश भर में आंदोलन करती तो सरकार को सोचना पड़ता दोबारा, वो नहीं हो पाया। दूसरी पार्टी उसके साथ जुड़ती तो सरकार को सोचना पड़ता। तो अभी स्थिति ये है कि तमाम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका जो है आखिरी जो मंतव्य क्या है। मंतव्य है विपक्ष को किसी भी तरह से इतना कमज़ोर कर देना कि सिर ना उठा सके। इसके लिए विपक्ष को तैयार होना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। और ये आप देखो कि जो जनतांत्रिक प्रक्रिया है वहाँ सवाल उठ रहे हैं। आपके इरादे जैसे भी हो, लेकिन आप कम से कम प्रक्रिया को तो ठीक रखोगे। लेकिन कल कई टीवी स्टेशनों पे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे उन्होंने कुछ मुद्दों पे जो अभी ध्वस्त किए गए घर कार्यकर्ताओं के, वो फर्जी ऑर्डर से किए गए। अगर कोर्ट में जाएंगे तो जिन अफसरों ने ऐसा किया उनको भी शायद सज़ा हो जाएगी। जो लोग पकड़े गए कई सहारनपुर में, उनको पुलिस ने पकड़ने के बाद जिस तरह से लाठी से वीडियो पे दिखाया गया है वो किसी भी जनतंत्र के लिए शर्मनाक बात है। आप किसी भी नागरिक के ऊपर लाठी नहीं उठा सकते। जब तक किसी ने आप पर लाठी नहीं उठाई आप लाठी मत उठाइए। अगर उठाई तो उस वक्त आप किसी को कस्टडी में ले लिया, फिर तो आप कुछ कर नहीं सकते। करेंगे तो आप आतंकवादी हैं। राज्य अगर आतंकवादी बन जाए, जो जैसा लग रहा है कि आज राज्य जो है आतंकवादी बन गया है। एक पुलिस का कांस्टेबल जिसकी तनख्वाह 15-20 हज़ार रुपये होती है, जो हाई स्कूल पास होता है, ग्रेजुएट नहीं होता, इतनी समझ नहीं होती, वो जानवर की तरह एक तरह से पेश आ रहा है। जैसे आपने कुत्ता छोड़ दिया लोगों के ऊपर। अगर आप देखें शर्म आती है कि जनतंत्र में ऐसा होता है। तो अगर पुलिस वालों को हम ऐसा बना देंगे, हैवान बना देंगे
और कैमरे में वो पीटना शुरू कर दें, उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो। अगर पुलिस का कांस्टेबल देश के पुराने गृह मंत्री को बोले ओए लुंगी, उस पर कोई चर्चा ना हो, उस पर कोई कार्रवाई ना हो, तो हम लोग एक ऐसे भविष्य की तरफ जा रहे हैं जो बड़ा भयानक से लगता है, जो कुछ देश में अंधकार से दिखता है। इस बात के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली पायदान तक नमस्कार।